हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होंगे और आज की बुक है वाई आई एम सो क्लेवर, बिना तुम्हारा फालतू कोई टाइम वेस्ट करे। बुक का राइटर हैं फ्रेडरिक नीचा और इस बुक को बेसिकली लिखा गया इस तरह से कि ये उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में डिस्कस करती है। बेसिकली ये बुक कोई कहानी नहीं है, ये बुक एक संदर्भ उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल का या उनकी क्रिटिक थिंकिंग का या उनकी सेल्फ अवेयरनेस का और इन्फ्लुएंस जो कि उनके लाइफ में जो हुआ है या वो उनकी लाइफ बाकी लोगों पर क्या इन्फ्लुएंस करती है। अब ये बुक के बारे में जो बेसिक की पॉइंट्स हैं वो तुम्हें बता देता हूँ मैं कि ये यही चीज़ है। मेनली इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करती है। उनकी क्रिटिक जो उनकी एक मेथड था सोचने का वो बाकी लोगों से मैच नहीं करता था, जब भी वो एक वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर मैं मानता हूँ उन्हें, क्योंकि अगर तुमने उनकी बियॉन्ड एवल पढ़ी हो तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह से वो चीज़ें काम करते हैं। और मुझे उनका एक कोट बड़ा पसंद है जो तुम्हें मैं सुनाना चाहूँगा। कुछ कोट मुझे उनके इतने दिल के करीब है मेरे कि एक कोट इस तरह से है, अंडर पीसफुल कंडीशंस द वॉर लाइक मैन अटैक हिमसेल्फ। और तुम सोचो उस इंसान की दिमाग किस इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करता होगा, उसने इतनी बड़ी बात लिखी है और कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ये कितनी बड़ी बात है। और मैं तुम्हें इसकी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये कहना क्या चाहती है लाइन। बेसिकली ये कहना ये चाहती है कि तुम्हें जब इंसान, तुमने हिंदी में भी इसकी एक कहावत है कि जंग जब लग जाता है किसी चीज़ को, मतलब सेम नहीं है वो चीज़, वो एक काफ़ी एक अलग है पर उसकी रिसेम्बलेंस में है। जैसे कि जंग लगा हथियार किसी काम नहीं आता है, तो यही इंसान है। जब इंसान बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसकी चीज़ में उसकी लाइफ में ग्रोथ हो रही होती है, उसकी लाइफ बड़ी एक सॉर्टेड चल रही होती है, तो वो जो हम जो कंडीशंस हैं, जो एक डेविस्टेटेड कंडीशंस है, जब उस इंसान को जब वो एक सेफ पाथ मिल जाता है ना, वो पीसफुल पाथ मिल जाता है, वो इंसान कहीं ना कहीं वो एबिलिटी खो देता है अपने आप की कि जब उसे वो हार्मफुल टाइम आएगा या वो एक ड्रेडफुल टाइम आएगा वहाँ पर वो चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता है। और यही चीज़ होती है कि जो इंसान पीसफुल कंडीशन में थोड़ा पला बड़ा होता है, उसकी सोच कहीं ना कहीं जो इंसान एक बुरे टाइम से गुजरा है उससे अलग होती है। बुरे टाइम वालों को आप कहीं भी खड़ा कर दो या कहीं भी कुछ चीज़ दे दो तो वो समझ जाएंगे, वो मैनेज कर लेंगे चीज़ें। उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक्स आती हैं क्योंकि उन्हें पता है वो किस बुरे टाइम से निकले हैं। पर जो पीसफुल रहा है, अब किसी को गरीबी पता ही नहीं है, जैसे किसी को भूख पता ही नहीं है, उसे कभी नहीं पता लगेगा कि एक रोटी की वैल्यू क्या है। और मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने की बातें कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर तुम्हें आज जैसे तुम अगर एक अच्छे प्रिविलेज फैमिली से हो तो तुम्हें नहीं पता होगा कि यार ये पिज़्ज़ा बर्गर या कोई भी एक स्टडी मटेरियल या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, वो तुम्हें उनकी वैल्यू तुम्हें नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होगी, तुम्हें कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट तक होगी। पर वही तरफ दूसरा इंसान है जिसने कभी जिसे रोटी नसीब नहीं हो रही है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ होती है कि उनकी थिंकिंग बस एक लाइन का ही है, वो एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में इतनी डीप मीनिंग छुपा हुआ है कि मैं अभी भी आधा घंटा अमल कर सकता हूँ। पर नहीं, काफ़ी डिफरेंट होती हैं चीज़ें। तो यही है, मेनली हम बुक पे आते हैं। तो बुक इसी चीज़ के बारे में बात करती है कि उनका जो इंटेलेक्चुअल लाइफ थी वो किस तरह उन्होंने एक्सप्रेस करी है अपनी, और यही इस बुक की मेन थीम है और यही मेनली ये बुक बात करती है। अब पहला क्वेश्चन कि तुम्हें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से छोटी बुक है, पढ़ सकते हो। और ऑफ कोर्स पेंगुइन क्लासिक है, तो पेंगुइन क्लासिक नेवर डिसअपॉइंट। अगर वो सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सुनेंगे कभी आगे फ्यूचर में कभी सुने, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पेंगुइन क्लासिक नेवर डिसअपॉइंट। देयर आर सम एक्सेप्शंस बट कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। तो मेरा पॉइंट कि एक इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी के बारे पे वो बात करते हैं कि किस तरह वो बाकी लोगों से एक इंटेलेक्चुअल लेवल में थोड़े आगे हैं, और जिसी वजह से बुक का नाम भी यही है कि वाई आई एम सो क्लेवर। और यही चीज़ वो थे आगे। बेसिकली वो सारी चीज़ें बताते हैं अपनी कि मैं इस तरह से मैनेज करी हैं चीज़ें, या मतलब एक टेंडेंसीज थी, एक रैट रेस थी फिलॉसफीज़ की। जैसे ही इज़ नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर लाइक वर्ल्ड कुड हैव। सो जो एक ट्रेडिशनल फिलॉसफीज थी उन्होंने अपनी एक
अलग इंटेलेक्चुअल चीज़ें लाकर या अपनी एक माइंड को उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया कि हाँ देखो मैं उस पाथ पर नहीं वो चल रहा हूँ कि जो तुमने एक बना दी है, तुमने इंटेलेक्चुअल फिलॉसफीज़ को जो तुमने नाम दे दिया, तुमने एक नैरो कर दिया है फिलॉसफी को, उन्होंने वो एक पाथ ब्रेक किया और उन्होंने एक वैल्यू और बिलीफ बनाए। समझ रहे हो तुम कि वो चीज़ें अलग बना दी जिससे कि एक बाकी लोग जो चीज़ फॉलो कर रहे थे उससे काफ़ी अलग अपने बिलीफ, जो कि एक ह्यूमन राइट है, लाइक हर इंसान की लाइफ अलग होगी, पर उन्होंने उस तरह से वो पोर्ट्रे किया कि हाँ जो एक इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं कि वो एक शार्पनेस है। लाइक तुम जैसे ओशो भी एक बात यही कहते हैं कि तुम्हें कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी इंसान पर विश्वास कर रहे हो तो चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, पता है मुझे इस बात पर गाली पड़ेगी, भगवान की भक्ति करी जाती है, भगवान पर विश्वास नहीं करा जाता। पूजा एक आस्था है, पूजा कोई खेल नहीं है। और आज के समय में श्री राम के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे बहुत खेल बन चुकी हैं, भक्ति वक्ति सब कुछ। देख जो चीज़ एक इंसान, आज तुम किसी को पूछो कि तुम्हें रामायण की कितनी चीज़ें पता है, तुम्हें महाभारत की कितनी चीज़ें पता है, तुम्हें कुरान की कितनी चीज़ें पता है, या तुम्हें किसी अपनी बाइबल की कितनी चीज़ें पता है, उन्हें नहीं पता होगी। पर तुम उन पर ज्ञान अपनी चीज़ों के ऊपर कितना ही डलवा लो पर उन्हें पता कुछ नहीं है। तो यही चीज़ है कि एक जो बिलीव्स हैं हमारे कहीं ना कहीं, और ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा अलग मैं डाइवर्ट हो गया था, पर जो हम मेनली हम बुक पे आ रहे थे कि जो एक कन्वेंशनल, दूसरा जो पॉइंट है कि उन्होंने कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया है। लाइक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, उन्होंने हम कहीं ना कहीं अपनी एक लिमिटेशंस की वजह से, कोई भी चीज़ मान लो तुम लिमिटेशंस कि तुम्हारा एक बिहेवियर पैटर्न या तुम्हारा एक सोसाइटियल पैटर्न तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करने से रोक देता है। और जैसे अगर मान लो आज तुमने किसी को कह दिया है कि यार कि लाल रंग अच्छा है, और तुम रोज़ यही चीज़ सुन रहे हो कि लाल रंग अच्छा है, लाल रंग अच्छा है, लाल रंग अच्छा है, तो मोस्ट लाइकली तुम्हें लाल रंग अच्छा लगने लगेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर तुम्हें पता है कि हाँ मुझ पे लाल अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझ पे एक येलो शर्ट अच्छी लग रही है, या मेरे पे कुछ येलो चीज़ अच्छी लगती है, तो या ब्लैक कुछ भी तुम हो सकता है, वो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ मैं, तो यूल बिलीव कि हाँ मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मैं उस सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आऊँगा कि अच्छा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका तुम्हारी एक लाइन जो कि एक पैटर्न है, रैट रेस है हमारे में, हमारे वर्ल्ड में, उससे हट के तुम एक चीज़ सोच रहे हो तो वो ये बुक तुम्हें उस चीज़ के बारे में समझाएगी कि हाँ कैसे। तीसरा एक सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने भी कहा कि लाइक नीचा से एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर तुम बात करना चाहोगे तो वो अलग तरह की होगी, क्योंकि उन्होंने एक इतनी सेल्फ अवेयरनेस थी, उन्हें पता था कौन से इमोशंस कैसे बिहेव करते हैं, कौन सी चीज़ें कैसी वर्क करती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। और वो जब भी काइंड ऑफ इतना फिलोसफर बने कि उनकी एक बुक्स यहाँ पर पढ़ाई जा रही है एज अ टेक्स्ट सब्जेक्ट, लाइक आपका मेन सब्जेक्ट आपको उनकी बुक पढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करी है, या कहीं ना कहीं उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस किसी भी तरह से, वो हमें नहीं पता उन्होंने किस तरह से वो अचीव करी, पर उन्होंने करी, चाहे उनका माइंड बड़ा यूनिक था या उन पर कोई एक्सेप्शन था वो चीज़। तो उन्हें सेल्फ अवेयरनेस थी कि उनके अपनी स्ट्रेंथ थी, उन्हें पता थी, अपनी वीकनेसेस उन्हें पता थी, लाइक जो इनहेरिट क्वालिटीज़ होती हैं कि उन्हें किस तरह से वो चीज़ें कैसे करनी है, इनहेरिट करनी है चीज़ें, तो उन्हें वो चीज़ पता थी और उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया। और दूसरा सबसे लास्ट पॉइंट कि इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक जब तुम इतना ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हो तो तुम्हारे एक पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे इन्फ्लुएंस पे। लाइक उन्होंने जो अपने स्ट्रगल्स हैं लाइक फिलोसफिकल वर्क में, या सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी जो तो उन्होंने एक्सप्रेस करी है, क्योंकि वो काइंड ऑफ सुपीरियर थे, अपने आप को मानते, तो जस्ट दैट्स वाई ही रोट दिस बुक कि वाई ही इज सो क्लेवर, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ बुक कि वो क्लेवर थे। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि वो क्लेवर नहीं थे जस्ट बिकॉज कि तुम उन्हें मानते नहीं हो या तुम उन्हें कहीं ना कहीं उस लेवल पे समझ नहीं पा रहे हो। तो वही चीज़ है कि अगर तुम, फिलॉसफी की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो हर किसी को समझ में नहीं आती, और फिलॉसफी की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि वो हर किसी को समझ नहीं आती है। तो यही चीज़ है, फिलॉसफी एक स्टेट ऑफ माइंड है। तुम
समझना चाहोगे तो समझोगे, एक दिन में नहीं समझ पाओगे पर एक दिन ज़रूर समझोगे। थ्योरीज होती हैं, फिलॉसफी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और उस स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा तो नहीं, अगर तुम इंडियन फिलॉसफी की अगर तुम हट जाते हो, बट एक मेजर रोल तुम कह सकते हो कि हाँ, एक इम्पैक्टफुल रोल हमारे फ्रेडरिक नीशा कर रहा है। तो बुक तुम पढ़ सकते हो, मेनली तुम्हें मैंने बुक के बारे में बता दिया कि बेसिकली वो किस चीज़ को डील करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुम उस बुक को पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, बुक पढ़ने इतना आसान नहीं है वो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम ये बुक पढ़ो और मैं बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यही चीज़ कि तुम पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, छोटी बुक है और थोड़ी मुश्किल होगी इसे पढ़ने में। ऑफ कोर्स थोड़े से उनके जो टेक्स्ट हैं वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल से मैच करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी तुम्हें एक लेवल पर डिस्टर्ब कर सकती है कि कुछ चीज़ें समझना है, पर तुम कुछ चीज़ें छोड़कर पढ़ सकते हो जो कि जो मेन जो पॉइंट्स हैं, या तुम वो चीज़ थोड़ी नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू। अगर तुमको कोई बुक बतानी हो तुम बता सकते हो। धन्यवाद।